मैं राजेंद्र कुमार, कमलापति त्रिपाठी, बॉयज इंटर कॉलेज कैंट वाराणसी में सहायक अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने समास, जो कि कक्षा 10वीं की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। पहले देखें कि समास क्या है। समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षिप्त। यह 2 शब्दों से निर्मित है, सम धन आस। सम का अर्थ पास या नजदीक और आस का अर्थ है रखना। अर्थात अगर हम परिभाषा करना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना स्वतंत्र शब्द समास कहलाता है। आइए इसके भेद पर हम चर्चा करें। तो इसके भेद में हम देखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद को लेकर के, उसकी प्रधानता को लेकर के हमारे यहां 6 भेद किए गए हैं। पूर्व पद और उत्तर पद, पहले हम ये समझ लें कि पूर्व पद और उत्तर पद में प्रधानता का क्या अर्थ है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे राजकुमार। राजकुमार का किया जाए तो राजा का कुमार, ये समास विग्रह होता है। अगर मैं कहूं कि राजकुमार सड़क पर जा रहे हैं, तो इससे यह अर्थ ज्ञात होता है कि राजा का कुमार, अर्थात राजा नहीं काम कर रहा है, अपितु उसका पुत्र, कुमार अर्थात पुत्र या बेटा काम कर रहा है। तो यह ध्यान देने की बात है कि जो काम करे वास्तव में वही प्रधान है। तो इस पद में, राजकुमार वाले पद में प्रधानता जो होती है, प्रधान जो शब्द है वह कुमार है, राजा जो है वह गौड़ है। यह संबंध बता रहा है दोनों का। तो हालांकि अगर देखा जाए तो संबंध तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, राजा का कुमार। इसको कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला, पूर्व माने पहले वाला। तो पूर्व पद उत्तर पद में अलग अलग प्रधानता होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं, इसके अनुसार जो हमारे यहां भेद किए गए हैं वह है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये 6 भेद किए गए हैं। प्रथम 2 अर्थात अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है वह है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इन्हीं 4 की चर्चा आज हम आपसे करेंगे, जो कि आपके प्रश्न पत्र में 1-1 मतलब 2 अंक का दिया जाता है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें पूछा है प्रश्न पत्र में कि समास का नाम भी लिखिए। तो आपको समास का नाम लिखना होगा, 1 अंक मिल जाएगा। दूसरा करेंगे ऐसे 2 अंक का यह होगा। तो पहला हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें
विशेषण विशेष्य की बात होती है। अब विशेषण विशेष्य आप बात समझने की क्या होता है। विशेषण विशेष्य और दूसरी बात होती है उपमेय उपमान। ये जहां भी लक्षण होंगे ये समझिए कर्मधारय समास का ही लक्षण है। अब देखें, दो पद होंगे, दो शब्द होंगे। एक हमने लिया है जैसे नील कमल, नील कमल। अब इसको जरा ध्यान दिया जाए तो नील और कमल ये दो शब्द से निर्मित है। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। इस कमल की विशेषता बताई जा रही है कि यह कमल पीला नहीं है, श्वेत नहीं है, अपितु नीला है। तो यह कमल क्या हुआ? विशेष्य हुआ, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, विशेष्य। और संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम विशेषण के नाम से जानते हैं। ये विशेषण हुआ। नील जो हुआ वह विशेषण हुआ और विशेष्य क्या हुआ? कमल हुआ। तो जहां विशेषण विशेष्य की बात आती है वहां हम पक्का समझिए कि कर्मधारय समास होगा। अब इसका हम अगर समास विग्रह करते हैं तो नीला, नील आप भी लिख सकते हैं, नील से नीला भी लिख सकते हैं। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल। एक और उदाहरण देखें, महाराज, महाराज महान है राजा जो, या महान है जो राजा, ऐसे भी कह सकते हैं। महान है जो राजा, महाराजा। तो देख रहे हैं विशेषण विशेष। आइए एक और उदाहरण देते हैं उपमेय उपमान की। जैसे हमने कहा मृग लोचन, मृग लोचन। अब मृग लोचन में मृग के समान लोचन, लोचन माने नेत्र, मृग के समान लोचन। यहां पर उपमेय और उपमान की बात कही गई है। लोचन नेत्र की तुलना, नेत्र हुआ उपमेय और मृग की आंखों से दी जा रही है और वह हुआ उपमान। उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाती है उपमेय कहलाता है, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उपमान कहलाता है। तो इस तरह से ये उदाहरण रहा। विद्या धन, एक आप उदाहरण और देख लें। विद्या धन, विद्या रूपी धन, इसका होगा विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। तो इसमें भी आपका उपमेय उपमान की बात कही गई है। तो ये आपका कर्मधारय समास रहा। समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा समास जो आपके पाठ्यक्रम में निहित है वह है द्विगु समास। द्विगु समास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्वि, द्वि का अर्थ होता है दो, अर्थात पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। इसके लक्षण को बता रहा हूं कि पहला पद संख्यावाची माने संख्या को सूचित करेगा और दूसरा प्रधान होगा। बस यही लक्षण है और बहुत आसानी से आप इसे पकड़ सकते हैं।
आपने देखा होगा कई बार ये पूछा गया है। सप्त नदी, जैसे उदाहरण है सप्त नदी, सप्त नदी, सप्त का अर्थ हुआ सात या सप्त, सात नदियों का समूह, सप्त नदी, सात नदियों का समूह। पंच तत्व, पांच तत्वों का पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो बहुत ही आसान है, आप तुरंत पकड़ लेंगे। ध्यान रहे कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहां कह दिया दशानन, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि कहा गया है आपसे कि 10, ये तो आप सोचेंगे संख्यावाची है और आप पढ़ा दे यहां पर द्विगु समास लगाना चाहेंगे। जी नहीं, यह गलत हो जाएगा। यह हम आगे चर्चा करेंगे। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया है, उसी के लिए यह प्रयुक्त होता है। तो यह ध्यान देने की बात है कि कहीं पर अगर ऐसा शब्द आता है तो आप इसे उस द्विगु समास के अंतर्गत नहीं लाएंगे जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता हो। तो ये द्विगु समास रहा। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। द्विगु के बाद द्वंद्व समास, तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और सबसे अच्छी पहचान, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। ये इस तरह से, जैसे माता पिता, ये योजक चिन्ह। और जो ही हम इसका विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, यह योजक चिन्ह हट जाएगा और इसके स्थान पर तथा या और ये दो शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं और तुरंत पकड़ में आ जाएगी कि यह कुछ नहीं, द्वंद्व समास ही है। क्योंकि सबसे अच्छी पहचान यहां योजक चिन्ह होगा समस्त समास में, और उसका विग्रह करेंगे तो और या अथवा शब्द का प्रयोग आप करेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखेंगे। तो द्वंद्व समास में घी शक्कर, घी शक्कर, और इसका विग्रह हुआ घी और शक्कर, ये हुआ। तो इस तरह से नदी नाले, अगर आप देखें नदी नाले, बीच में योजक चिन्ह जरूर होगा, यह बहुत अच्छी पहचान है। नदी और नाले, बस आपने और शब्द का प्रयोग कर दिया, हो जाएगा। एक और उदाहरण है भीमार्जुन, भीमार्जुन। अब ये संधि किया हुआ पद है, इसलिए यहां योजक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। इसका विग्रह होगा समास विग्रह भीम और अर्जुन। भीमार्जुन का समास विग्रह हुआ भीम और अर्जुन। तो इसको भी आपने समझ लिया होगा, मुझे ऐसी ही आशा है। और अगला उदाहरण, अगला समास हम देखते हैं। अगला समास बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि अभी तो आपने देखा कर्मधारय में क्या था कि उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य, और दिगु में क्या था कि दूसरा पद प्रधान और पहला पद संख्यावाची। द्वंद्व में क्या था, दोनों पद था, और यहां चौथा है। और चौथा में बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा, न पहला पद प्रधान होगा न दूसरा होगा, अपितु एक नया शब्द, एक नया पद प्रधान होगा। उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। कोई अन्य पद प्रधान होगा जो समस्त समास का है, उसमें कोई नहीं होगा। जैसे हम देखें चक्रधर, एक शब्द है चक्रधर, चक्र धारण करता है जो, चक्र धारण करता है जो। अब भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो चक्र धारण करता है? तो अर्थात कृष्ण, अर्थात ये नया पद आ रहा है, अर्थात श्री कृष्ण, ये नया शब्द बन गया। चक्रधर, चक्र धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्मुख, एक शब्द है चतुर्मुख। चतुर्मुख में चार हैं मुख जिसके, अर्थात चार मुख किसके हैं? अर्थात ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, यहां पहला पद संख्यावाची होते हुए भी यह द्विगु समास में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एक नया पद प्रधान हो रहा है, एक नया शब्द मिल रहा है, वह है व्यक्ति विशेष ब्रह्मा जी। तो चतुर्मुख होते हुए भी ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से नीलकंठ, आप सोचेंगे कि यह विशेषण विशेष्य वाला तो चक्कर नहीं है। जी हाँ, हो सकता है, लेकिन जब नया अर्थ दे रहा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो इस तरह से हम देखें, कंठ तो है, कैसा है? वह नीला है, विशेषण विशेष्य तो है, परंतु अगर नया अर्थ दे रहा है, इस तरह से व्यक्त किया जाए कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, तो निश्चित रूप से यह बहुव्रीहि समास ही होगा। आइए अंत में ये चारों बातें हो गई। अंत में आपको हम कर्मधारय बहुव्रीहि और बहुव्रीहि द्विगु में अंतर बता दूं कि कर्मधारय में फिर वही बात हम कहेंगे कि जैसे कमल नयन, तो कमल जैसे नयन, यह कर्मधारय हो गया। और कमल नयन को अगर हम इस तरह से कहते हैं कि कमल जैसे नयन वाले, अर्थात श्री राम, तो यह बहुव्रीहि में चला जाएगा। इसी तरह से पंचमुखी, पांच मुख है जिसके, अर्थात शिव जी। लेकिन अगर हम पंचमुख कहते हैं तो पांच मुखों का समाहार या समूह यह द्विगु समास में जाएगा। तो बस आज इतना ही। आज का यह पाठ यही संपन्न होता है समास का। धन्यवाद।